मैं देखता हूं कि हम बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किसी न किसी प्रभाव में आ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, सोसाइटी से, बुक्स से, कल्चर से और उन सारी चीजों से जिनके बीच हम रहते हैं। हमें इस बात को बहुत ईमानदारी से देखना होगा। क्या मैं सचमुच जानता हूं कि मैं इन्फ्लुएंस्ड हूं? क्या मैं जानता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई आइडिया, कोई पोजीशन, कोई बिलीफ, कोई अथॉरिटी मुझे भीतर से शेप कर रही है? अगर मैं किसी व्यक्ति को एनोनिमस मानकर सुनता हूं तो सुनने का तरीका अलग होता है, लेकिन अगर मैं उसे किसी बड़े नाम, किसी अथॉरिटी, किसी फेमस व्यक्ति के रूप में सुनता हूं तो सुनने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। तब मैं केवल बात नहीं सुन रहा होता, मैं उस नाम से, उस रेप्यूटेशन से, उस इमेज से प्रभावित हो रहा होता हूं। ठीक इसी तरह मैं सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड हूं, मैं अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस्ड हूं, मैं अपने कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड हूं, मैं अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हूं। और यह इन्फ्लुएंस इतना सूक्ष्म है कि अक्सर मुझे इसका पता भी नहीं चलता। कम से कम इतना तो साफ है कि मैं जनरली कंडीशनड हूं, लेकिन सवाल यह है, क्या मैं उस कंडीशनिंग को देख सकता हूं? अगर मैं कहता हूं कि मैं किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हूं तो शायद मैं खुद को धोखा दे रहा हूं, क्योंकि एक इन्फ्लुएंस मुझे दूसरे इन्फ्लुएंस की तरफ धकेल सकता है। मैं एक अथॉरिटी से बचता हूं और दूसरी अथॉरिटी पकड़ लेता हूं। मैं एक बिलीफ को छोड़ता हूं और दूसरा बिलीफ अपना लेता हूं। मैं एक ग्रुप से अलग होता हूं और दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाता हूं। बाहर से ये फ्रीडम जैसा लग सकता है, लेकिन भीतर से ये वही पुरानी कंडीशनिंग है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन सा इन्फ्लुएंस अच्छा है और कौन सा बुरा। असली सवाल है कि क्या माइंड इन्फ्लुएंस की पूरी मूवमेंट को देख सकता है? क्या माइंड बिना रेजिस्टेंस के इन्फ्लुएंस को ऑब्जर्व कर सकता है? जब कोई इन्फ्लुएंस आता है तो सामान्यतः मैं दो काम करता हूं, या तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूं या मैं उसे रेजिस्ट करता हूं। अगर मुझे वह इन्फ्लुएंस अच्छा लगता है तो मैं उसे अपना लेता हूं। अगर मुझे वह पसंद नहीं आता तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाता हूं। लेकिन दोनों में एक ही मूवमेंट है। एक्सेप्ट करना भी कंडीशनिंग से आता है, रेजिस्ट करना भी कंडीशनिंग से आता है। तो क्या इन्फ्लुएंस को बिना एक्सेप्ट किए, बिना रिजेक्ट किए सिंपली ऑब्जर्व किया जा सकता है? यहीं से रियल लर्निंग शुरू होती है। मैं पूछ रहा हूं, क्या माइंड वल्नरेबल रह सकता है? वल्नरेबिलिटी का अर्थ वीक होना नहीं है। वल्नरेबिलिटी का अर्थ है खुला होना, बिना दीवार के, बिना डिफेंस के। लेकिन यह बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे ही कोई इन्फ्लुएंस आता है हम तुरंत अपने भीतर दीवार खड़ी कर लेते हैं। हम जजमेंट ले आते हैं। हम कहते हैं ये सही है, या कहते हैं ये गलत है। हम कहते हैं मुझे ये पसंद है, या कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है। और इस पूरी रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन खो जाती है। फिर माइंड इन्फ्लुएंस को समझ नहीं रहा होता। माइंड केवल अपनी पुरानी कंडीशनिंग के अनुसार रिएक्ट कर रहा होता है। अगर मैं अपनी कंडीशनिंग को नहीं जानता तो मैं जो भी चूज करता हूं वह भी कंडीशनड चॉइस होगी। मैं सोचता हूं कि मैं स्वतंत्र होकर चुन रहा हूं, लेकिन वास्तव में मेरी चॉइस मेरे पास्ट, मेरी कल्चर, मेरी मेमोरी, मेरे फियर्स, मेरी डिजायर्स और मेरी बिलीफ्स से आ रही होती है। इसलिए चॉइस ऑलवेज फ्रीडम नहीं होती। कई बार चॉइस केवल कंडीशनिंग का रिफाइंड फॉर्म होती है। अगर मैं कहता हूं मैं इसे चुनता हूं और उसे नहीं चुनता, तो मुझे देखना होगा कि यह चॉइस कहां से आ रही है। क्या ये क्लैरिटी से आ रही है, या ये फियर, प्लेजर, हैबिट, इमिटेशन, ट्रेडिशन और कंपैरिजन से आ रही है? जब तक मैं अपने भीतर की पूरी मूवमेंट को नहीं देखता, तब तक मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं केवल एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में मूव कर रहा हूं।
हम अक्सर पूछते हैं क्या इनोसेंस पॉसिबल है, लेकिन इनोसेंस का अर्थ चाइल्डिश होना नहीं है। इनोसेंस का अर्थ है ऐसा माइंड जो हर्ट कैरी नहीं करता, ऐसा माइंड जो हर इन्फ्लुएंस को रिकॉर्ड करके उसके आधार पर दीवार नहीं बनाता, ऐसा माइंड जो पर्सनल इमेज के भार से मुक्त है। जब मैं हर बात को पर्सनली लेता हूं तब मैं हर्ट होता हूं। जब मैं हर्ट होता हूं तब मैं अपने चारों ओर वॉल बना लेता हूं, और जब वॉल बन जाती है तब मैं खुद को प्रोटेक्ट करने लगता हूं। ये प्रोटेक्शन ही सेपरेशन पैदा करती है। मैं कहता हूं मैं अलग हूं, तुम अलग हो, को हम लोग अलग हैं, वे लोग अलग हैं, और इसी सेपरेशन में कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। स्कूल में भी यही हो सकता है, टीचर अलग, स्टूडेंट अलग, गेस्ट अलग, रेजिडेंट अलग, कमिटी अलग, स्टाफ अलग, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग, फिर धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल डिवीजन बन जाती है। बाहर से ये अरेंजमेंट जैसा दिखता है, लेकिन भीतर से ये सेपरेशन हो सकता है। और जहां सेपरेशन है वहां कंपैरिजन है, जहां कंपैरिजन है वहां हर्ट है, जहां हर्ट है वहां रेजिस्टेंस है, जहां रेजिस्टेंस है वहां फ्रीडम नहीं है। इसलिए हमें केवल बाहरी व्यवस्था नहीं देखनी है, हमें यह भी देखना है कि क्या कोई इनर सेपरेशन बन रही है। क्या मैं किसी को आउटसाइडर कह रहा हूं, क्या मैं किसी को हमारे जैसा नहीं कह रहा हूं, क्या मैं किसी को सटल रूप से दूर रख रहा हूं। अगर मैं अवेयर नहीं हूं तो मैं स्वयं डिवीजन क्रिएट करता हूं, और फिर उसी डिवीजन से प्रॉब्लम पैदा होती है। मैं कहता हूं कि दूसरे लोग प्रॉब्लम हैं, लेकिन शायद प्रॉब्लम मेरी ओन सेपरेटिव मूवमेंट में है। अगर मैं सचमुच देखूं तो मैं पाऊंगा कि माइंड हर चीज को आइडेंटिफाई करता है। मैं कहता हूं मेरा रूम, मेरा ग्रुप, मेरा बिलीफ, मेरा आइडिया, मेरा स्कूल, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा का भाव धीरे धीरे पॉजिटिवनेस बन जाता है। और पॉजिटिवनेस से फियर आता है। मैं डरता हूं कि कोई मेरी जगह ले लेगा, कोई मेरी चीज छीन लेगा, कोई मेरी इंपॉर्टेंस कम कर देगा, और फिर रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, अगर एक हाउस है तो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। चाहे कोई रूम ऑक्यूपाइड हो या ना हो, हमें उसका एक्सपेंस देना पड़ता है। हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, ये सब चलता रहता है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर हमें सोचना पड़ता है कि स्पेस का उपयोग कैसे हो। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन और साइकोलॉजिकल क्वेश्चन को मिक्स नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल क्लैरिटी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के पीछे फियर, ओनरशिप, सेपरेशन और इनसिक्योरिटी आ जाए तो वह साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है। फिर बात रूम की नहीं रहती, बात ईगो की हो जाती है। फिर बात इलेक्ट्रिसिटी बिल की नहीं रहती, बात मेरा अधिकार की हो जाती है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से देखना है कि प्रैक्टिकल कंसर्न कहां खत्म होता है और साइकोलॉजिकल कंसर्न कहां शुरू होता है। अगर गेस्ट्स आते हैं तो हमें देखना होगा कि उन्हें कैसे एकोमोडेट किया जाए। अगर बाहर से लोग आते हैं तो क्या वे इस प्लेस की स्पिरिट को समझते हैं, क्या वे यहाँ केवल सुविधा के लिए आते हैं, या वे सचमुच इस इंक्वायरी में भाग लेना चाहते हैं। क्योंकि कोई पर्सन बाहर से आकर केवल स्टे कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इस लिविंग मूवमेंट का हिस्सा बन जाए। और अगर हम केयरफुल नहीं हैं तो एटमॉस्फेयर बदल सकता है। एक स्मॉल ग्रुप में एक सर्टेन सेंसिटिविटी हो सकती है, लेकिन अगर बहुत लोग बिना समझे आ जाएं तो वे अनअवेयरली उस एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर सकते हैं,
ये कोई एक्सक्लूसिवनेस नहीं है, ये कोई प्राइड नहीं है, ये केवल देखने की बात है कि क्या चीज डेलिकेट है। अगर कोई प्लांट बहुत छोटा है तो आप उसे स्टॉर्म में नहीं डालते, आप उसे प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन पॉजेसिवली नहीं। उसी तरह अगर कोई कम्युनिटी अभी बिगिनिंग में है तो उसे समझना होगा कि ओपननेस और केयर दोनों साथ कैसे रह सकते हैं। हम क्लोज्ड भी नहीं हो सकते और हम केयरलेस भी नहीं हो सकते। अगर हम कहते हैं कि कोई भी आ जाए, किसी भी तरह रहे, तो शायद कंफ्यूजन पैदा होगा। और अगर हम कहते हैं कि कोई बाहर वाला ना आए तो हम नैरो हो जाएंगे। तो प्रश्न ये है, क्या ओपननेस में इंटेलिजेंस हो सकती है? क्या हॉस्पिटैलिटी में क्लैरिटी हो सकती है? क्या रिलेशनशिप में सेंसिटिविटी हो सकती है? यही बात बाहर की दुनिया में भी है। दुनिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोग कहते हैं ये मेरी लैंड है, तुम यहां नहीं चल सकते। कोई कहता है ये मेरा घर है, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा अधिकार है, और ये पूरी दुनिया फेंसेस, साइंस, बाउंड्रीज और ओनरशिप से भरी हुई है। हम कहते हैं यह मेरा है, और दूसरा कहता है वह मेरा है। फिर कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली आता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रैक्टिकल बाउंड्रीज ना रखें। मैं कह रहा हूं, देखिए कि भीतर ओनरशिप की साइकोलॉजिकल मूवमेंट क्या करती है। क्या मैं किसी चीज से इतना आइडेंटिफाई हो जाता हूं कि उससे सेपरेशन और हॉस्टिलिटी पैदा हो जाती है? अगर मैं सचमुच देखता हूं तो मैं पाता हूं कि मनुष्य थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स की कंडीशनिंग का रिजल्ट है। मैं कोई आइसोलेटेड इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को कैरी कर रहा हूं। मेरे भीतर फियर है, मेरे भीतर डिजायर है, मेरे भीतर एम्बिशन है, मेरे भीतर एग्रेशन है, मेरे भीतर इमिटेशन है, मेरे भीतर बिलीफ है, मेरे भीतर ट्रेडिशन है। ये सब अचानक नहीं आया, ये सेंचुरीज ऑफ ह्यूमन कंडीशनिंग का परिणाम है। तो सवाल है, क्या माइंड इस होल कंडीशनिंग को देख सकता है? क्या माइंड कंडीशनड होने के फैक्ट को बिना डर के देख सकता है? अगर मैं कहता हूं मैं कंडीशन नहीं हूं तो इंक्वायरी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहता हूं हाँ मैं कंडीशनड हूं, अब मुझे देखना है कि ये कंडीशनिंग कैसे काम करती है, तब इंक्वायरी शुरू होती है। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग केवल रिलीजन नहीं है, कंडीशनिंग केवल नेशनलिटी नहीं है, कंडीशनिंग केवल लैंग्वेज नहीं है, कंडीशनिंग केवल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। कंडीशनिंग हर उस रिस्पॉन्स में है जो मेमोरी से आता है। अगर कोई मुझे इंसल्ट करता है और मैं तुरंत हर्ट हो जाता हूं, ये कंडीशनिंग है। अगर कोई मेरी प्रेज करता है और मैं फूल जाता हूं, ये कंडीशनिंग है। अगर मैं किसी अथॉरिटी को देखते ही झुक जाता हूं, ये कंडीशनिंग है। अगर मैं किसी ग्रुप को देखते ही रेजिस्ट करता हूं, ये भी कंडीशनिंग है। अगर मैं कहता हूं मेरा बिलीफ ही सही है, ये कंडीशनिंग है। अगर मैं कहता हूं मेरा ओपिनियन तुम्हारे ओपिनियन से बेहतर है, ये भी कंडीशनिंग है। इसलिए कंडीशनिंग को केवल बड़े शब्दों में मत देखिए, इसे डेली रिलेशनशिप में देखिए। जब आप किसी को सुनते हैं, जब आप किसी को जज करते हैं, जब आप कंपेयर करते हैं, जब आप जेलस होते हैं, जब आप फ्राइटेंड होते हैं, जब आप कंफर्म करते हैं, जब आप रेबेल करते हैं, क्योंकि रेबेलियन भी कभी कभी कंडीशनिंग का ही उल्टा रूप होता है। मैं किसी सिस्टम के खिलाफ रेबेल करता हूं, लेकिन भीतर वही वायलेंस, वही एम्बिशन, वही ईगो कैरी करता हूं, तो मैं सचमुच फ्री नहीं हुआ। मैंने केवल कपड़े बदल लिए, इसलिए फ्रीडम का अर्थ है कंडीशनिंग की पूरी स्ट्रक्चर को समझना। फ्रीडम का अर्थ यह नहीं
कि मैं जो चाहूं वह करूं। फ्रीडम का अर्थ ये नहीं कि बॉयज और गर्ल्स बिना समझे किसी भी तरह बिहेव करें और उसे फ्रीडम कहें। फ्रीडम का अर्थ इरिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फ्रीडम का अर्थ है इंटेलिजेंस। जहां इंटेलिजेंस है वहां ऑर्डर होता है, लेकिन वह ऑर्डर अथॉरिटी से नहीं आता, वो ऑर्डर फियर से नहीं आता, वो ऑर्डर पनिशमेंट से नहीं आता, वो ऑर्डर कंपैरिजन से नहीं आता, वो ऑर्डर समझ से आता है। अगर मैं देखता हूं कि इम्प्रॉपर स्लीप बॉडी और ब्रेन को डिस्टर्ब करती है तो मुझे कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं। मैं स्वयं समझता हूं कि रेस्ट नेसेसरी है। अगर मैं देखता हूं कि ओवर ईटिंग ब्रेन को डल बनाती है तो मैं नेचुरली केयरफुल होता हूं। अगर मैं देखता हूं कि बॉडी की डिसऑर्डर माइंड को इफेक्ट करती है तो मैं बॉडी की केयर करता हूं। ये डिसिप्लिन नहीं है इन द ऑर्डिनरी सेंस, ये इंटेलिजेंस है। लेकिन जब कोई बाहर से कहता है ऐसा करो वैसा मत करो, तब रेजिस्टेंस आता है। फिर मन कहता है मैं क्यों मानूं, और फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। इसलिए असली क्वेश्चन है कि क्या मैं खुद देख सकता हूं, क्या मैं खुद ऑब्जर्व कर सकता हूं कि मेरे बॉडी, ब्रेन और माइंड पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। जब मैं ठीक से नहीं सोता तो क्या होता है, जब मैं बहुत खाता हूं तो क्या होता है, जब मैं एंग्री होता हूं तो क्या होता है, जब मैं जेलस होता हूं तो क्या होता है, जब मैं किसी से अटैच्ड होता हूं तो क्या होता है, जब मैं हर्ट कैरी करता हूं तो क्या होता है। ये सब देखने के लिए मुझे कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए, मुझे केवल अटेंशन चाहिए। अटेंशन में लर्निंग है, लेकिन हम ट्रेंड हैं कंट्रोल में। बचपन से कहा जाता है कि कंट्रोल योरसेल्फ। सोसाइटी हर समय कहती है कंफर्म करो, रिलीजन कहता है ये करो ये मत करो, फैमिली कहती है ऐसे बनो वैसे मत बनो, स्कूल कहता है कि सक्सेस करो, कंपेयर करो, कंपीट करो। और इस पूरे प्रेशर में माइंड या तो कंफर्म करता है या रिवॉल्ट करता है, लेकिन दोनों में फ्रीडम नहीं है। क्या कंट्रोल के बिना ऑर्डर पॉसिबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम सोचते हैं कि बिना कंट्रोल के केओस होगा, लेकिन कंट्रोल स्वयं कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। एक पार्ट दूसरे पार्ट को कंट्रोल करता है, डिजायर को कंट्रोल करता है, थॉट को कंट्रोल करता है। एक फ्रैगमेंट कहता है मैं सुपीरियर हूं, मैं बाकी फ्रैगमेंट्स को डिसिप्लिन करूंगा, लेकिन कंट्रोलर भी कंट्रोल का हिस्सा है। जो कंट्रोल कर रहा है वह भी उसी कंफ्यूजन से निकला है। तो क्या होता है, इनर डिवीजन, एक पार्ट कहता है मुझे ये करना चाहिए, दूसरा पार्ट कहता है तो मैं ये करना चाहता हूं। फिर स्ट्रगल शुरू होती है। ये स्ट्रगल एनर्जी वेस्ट करती है, और जहां एनर्जी वेस्ट होती है वहां क्लैरिटी नहीं होती। तो क्या बिना इनर कॉन्फ्लिक्ट के देखना पॉसिबल है? अगर मैं जेलसी को बिना कंडेमन किए ऑब्जर्व करूं तो क्या होता है? मैं कहता नहीं कि जेलसी बैड है, मैं जस्टिफाई भी नहीं करता, मैं सप्रेस भी नहीं करता, मैं केवल देखता हूं जेलसी क्या है। उसमें कंपैरिजन है, पोजेशन है, फियर है, लोनलीनेस है, अटैचमेंट है, सेल्फ इंपॉर्टेंस है। अगर मैं पूरी जेलसी को देखता हूं तो देखने में ही ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं कहता हूं मुझे जेलस नहीं होना चाहिए तो मैं कन्फ्लिक्ट में चला गया। अगर मैं कहता हूं मुझे जेलसी कंट्रोल करनी है तब भी कन्फ्लिक्ट है। तो लर्निंग ऑब्जर्वेशन में है, सप्रेशन में नहीं। ऑब्जर्वेशन में कोई मोटिव नहीं होता, मोटिव ऑब्जर्वेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है। अगर मैं अपने आप को बदलने के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये भी डिजायर का मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं केवल समझने के लिए देखता हूं तब ऑब्जर्वेशन प्योर हो सकती है, और उसी ऑब्जर्वेशन में माइंड क्वाइट होने लगता है।
क्वाइटनेस कोई प्रैक्टिस से नहीं आती, क्वाइटनेस कोई मेथड से नहीं आती, क्वाइटनेस कोई डिसिप्लिन से नहीं आती। अगर मैं मेथड फॉलो करता हूँ तो माइंड मैकेनिकल हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं रोज प्रैक्टिस करके क्वाइट हो जाऊंगा तो मैं रेपिटिशन कर रहा हूँ। रेपिटिशन से डलनेस आती है, इंटेलिजेंस नहीं। रियल क्वाइटनेस तब आती है जब माइंड अपनी ओन मूवमेंट को समझ लेता है, जब थॉट अपने प्रॉपर प्लेस को समझ लेता है, जब फियर, डिजायर, एम्बिशन, हर्ट और कंपैरिजन की मूवमेंट देखी जाती है, तब माइंड नेचुरली शांत होता है और उस क्वाइटनेस में कोई फोर्स नहीं है। वह डेड साइलेंस नहीं है, वह लिविंग साइलेंस है। उस साइलेंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी होती है, पर हम उस एनर्जी को नहीं जानते क्योंकि हमारी एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट में वेस्ट होती रहती है। हम एनर्जी वेस्ट करते हैं रेजिस्टेंस में, हम एनर्जी वेस्ट करते हैं इमिटेशन में, हम एनर्जी वेस्ट करते हैं कंपैरिजन में, हम एनर्जी वेस्ट करते हैं फियर में, हम एनर्जी वेस्ट करते हैं ट्राइंग टू बिकम समथिंग में। हम हमेशा कुछ बनने की कोशिश करते हैं। मैं अभी ये हूँ और मुझे वो बनना है। मैं इग्नोरेंट हूँ, मुझे वाइज बनना है। मैं वायलेंट हूँ, मुझे नॉन वायलेंट बनना है। मैं ऑर्डिनरी हूँ, मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है। ये बिकमिंग की मूवमेंट टाइम क्रिएट करती और साइकोलॉजिकल टाइम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। क्या मैं अभी इसी क्षण जो हूं उसे देख सकता हूं बिना एस्केप किए, बिना आइडियल बनाए, बिना सेइंग आई मस्ट बिकम बेटर भी? अगर मैं वायलेंट हूं तो क्या मैं वायलेंस को पूरी तरह देख सकता हूं? अगर मैं अफ्रेड हूं तो क्या मैं फियर को पूरी तरह देख सकता हूं? अगर मैं एम्बिशियस हूं तो क्या मैं एम्बिशन की पूरी स्ट्रक्चर देख सकता हूं? सीइंग इज एक्शन, लेकिन हम सीइंग और एक्शन को अलग कर देते हैं। पहले हम देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, फिर एक्ट करते हैं। इस बीच थॉट इंटरफियर करता है। लेकिन जब डेंजर साफ दिखाई देता है तब एक्शन इंस्टेंट होता है। अगर आप सचमुच देखते हैं कि कोई स्नेक है तो आप तुरंत मूव करते हैं। आप कमिटी नहीं बनाते, आप डिस्कशन नहीं करते, आप पूछते नहीं कि मुझे मूव करना चाहिए या नहीं। सीइंग इटसेल्फ इज एक्शन। इसी तरह अगर मैं कंडीशनिंग का डेंजर सचमुच देखता हूं तो एक्शन होता है। लेकिन हम डेंजर को इंटेलेक्चुअली देखते हैं। हम कहते हैं हाँ कंडीशनिंग गलत है, लेकिन भीतर से हम उससे अटैच्ड रहते हैं, इसलिए कोई रियल चेंज नहीं होता। हमें देखना होगा कि कंडीशनिंग का डेंजर क्या है। कंडीशनिंग माइंड को नैरो बनाती है, कंडीशनिंग रिलेशनशिप को डिस्टॉर्ट करती है, कंडीशनिंग वायलेंस पैदा करती है, कंडीशनिंग डिवीजन पैदा करती है, कंडीशनिंग मेक्स अस मैकेनिकल। और मैकेनिकल माइंड कभी फ्री नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसी स्टेट है जो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती? क्या माइंड कंप्लीटली फ्री हो सकता है फ्रॉम ऑल इन्फ्लुएंस? ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई बिलीफ नहीं है, ये इंक्वायरी है। अगर मैं कहता हूं हाँ हो सकता है तो वह बिलीफ बन जाएगा। अगर मैं कहता हूं नहीं इम्पॉसिबल है तो वह भी बिलीफ है। इसीलिए मुझे सिंपली इंक्वायर करना है, माइंड इन्फ्लुएंसेस को कैसे रिसीव करता है? क्या कोई पार्ट ऑफ माइंड इन्फ्लुएंस को पकड़ता है क्योंकि उसे सिक्योरिटी चाहिए? क्या माइंड अथॉरिटी को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि वो फ्राइटेंड है? क्या माइंड बिलीफ को इसलिए पकड़ता है क्योंकि उसे सर्टेनिटी चाहिए? क्या माइंड ग्रुप से इसलिए जुड़ता है क्योंकि वह लोनली है? अगर मैं ये सब देखता हूं तो मैं इन्फ्लुएंस की रूट को देखना शुरू करता हूं। इन्फ्लुएंस तभी काम करता है जब भीतर कोई नीड हो। अगर मैं इनवर्डली एम्प्टी हूं तो कोई मुझे इजीली फिल कर सकता है। अगर मैं कंफ्यूज्ड हूं
तो कोई क्लियर साउंडिंग अथॉरिटी मुझे प्रभावित कर सकती है। अगर मैं एफ्रेड हूं तो कोई प्रॉमिस मुझे पकड़ सकता है। अगर मैं लोनली हूं तो कोई ग्रुप मुझे एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए इन्फ्लुएंस को समझने के लिए मुझे अपनी ओन इनर नीड को समझना होगा। मुझे पूछना होगा, मैं क्यों फॉलो करता हूं, मैं क्यों बिलीव करता हूं, मैं क्यों इमिटेट करता हूं, मैं क्यों बिलोंग करना चाहता हूं, मैं क्यों अफ्रेड हूं अकेले खड़े होने से। जब ये सब देखा जाता है तो माइंड धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी को समझता है, और डिपेंडेंसी समझ में आते ही उसका पावर कम होने लगता है। लेकिन अगर मैं सिंपली कहता हूं मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वह केवल आइडिया है। रियल इंडिपेंडेंस अंडरस्टैंडिंग से आती है। हम सोचते हैं कि नॉलेज हमें फ्री करेगी, लेकिन साइकोलॉजिकल फील्ड में नॉलेज कई बार बर्डन बन जाती है। मैं अपने पास्ट को कैरी करता हूं, मैं हर हर्ट को रिमेंबर करता हूं, मैं हर इंसल्ट को रिकॉर्ड करता हूं, मैं हर प्लेजर को रिपीट करना चाहता हूं, और यही एक्यूमुलेटेड मेमोरी मेरे प्रेजेंट को डिस्टॉर्ट करती है। मैं किसी व्यक्ति को आज नहीं देखता, मैं उसे पास्ट इमेज के थ्रू देखता हूं। वह कल क्या बोला था, उसने मुझे कैसे हर्ट किया था, उसने मेरी प्रेज की थी या इंसल्ट किया था, ये सब बीच में आ जाता है। फिर रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं रहती, रिलेशनशिप इमेजेस के बीच हो जाती है। मेरी इमेज तुम्हारे बारे में और तुम्हारी इमेज मेरे बारे में, और इमेजेस कभी रियल रिलेशनशिप नहीं बना सकते। इसलिए अगर रिलेशनशिप में फ्रीडम चाहिए तो इमेज मेकिंग प्रोसेस को समझना होगा। माइंड इमेज क्यों बनाता है? क्योंकि माइंड सिक्योरिटी चाहता है। अगर मैं तुम्हें क्लासिफाई कर दूं, लेबल कर दूं, जज कर दूं, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन ये नॉलेज डेड है। लिविंग ह्यूमन बीइंग को कोई फिक्स्ड इमेज कंटेन नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें सचमुच सुनता हूं तो मुझे अपनी इमेज को बीच में नहीं आने देना होगा। सुनना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम सुनते नहीं, हम ट्रांसलेट करते हैं। हम सुनते नहीं, हम कंपेयर करते हैं। हम सुनते नहीं, हम एग्री या डिसएग्री करते हैं। हम सुनते नहीं, हम ऑलरेडी रिस्पॉन्ड करने की तैयारी करते हैं। ट्रू लिसनिंग में कोई सेंटर नहीं होता जो कह रहा हो मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। ट्रू लिसनिंग में अटेंशन होती है, और अटेंशन में इन्फ्लुएंस का पावर कम हो जाता है, क्योंकि तब माइंड अवेक होता है। जब माइंड अस्लीप है तब इन्फ्लुएंस काम करता है। जब माइंड इनअटेंटिव है तब प्रोपेगेंडा काम करता है। जब माइंड लोनली है तब बिलीफ काम करता है। जब माइंड अफ्रेड है तब अथॉरिटी काम करती है। लेकिन जब माइंड अटेंटिव है तब वह देखता है, और सीइंग में फ्रीडम की शुरुआत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानिए क्योंकि कोई स्पीकर कह रहा है। मेरी बात को भी अथॉरिटी मत बनाइए। अगर आप मुझे अथॉरिटी बना लेते हैं तो आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, आप केवल एक और इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं उसे देखिए, अपने जीवन में देखिए, अपने रिलेशनशिप में देखिए, अपने फियर में देखिए, अपने डेली रिएक्शंस में देखिए। अगर वह सत्य है तो वो आपका अपना डिस्कवरी होगा। अगर वह सत्य नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। सत्य किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रुथ किसी टीचर, गुरु, बुक या ट्रेडिशन में कैद नहीं है। ट्रुथ तब दिखाई देती है जब फ्री होता है, और माइंड फ्री तब होता है जब वह अपनी कंडीशनिंग को पूरी तरह समझता है। यह अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअल नहीं है इन द ऑर्डिनरी सेंस। आप ये नहीं कह सकते कि मैं धीरे धीरे फ्री होऊंगा।
अगर आप धीरे धीरे कह रहे हैं तो आप टाइम ला रहे हैं, और टाइम में माइंड फिर पोस्टपोन कर देता है। वो कहता है मैं कल समझूंगा, मैं नेक्स्ट ईयर बदलूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा और फिर फ्री हो जाऊंगा। लेकिन कंडीशनिंग अभी एक्टिव है, फियर अभी एक्टिव है, जेलसी अभी एक्टिव है, हर्ट अभी एक्टिव है। तो क्या इसे अभी देखा जा सकता है? यही सीरियसनेस है। सीरियस पर्सन वह नहीं जो हमेशा ग्रिम रहता है। सीरियस पर्सन वो है जो देखना चाहता है, वो एस्केप नहीं करता, वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। वो कहता है वो मैं देखूंगा कि वास्तव में क्या है। और जब माइंड वॉट इसको बिना डिस्टॉर्शन के देखता है, तब उसमें एक डिफरेंट क्वालिटी आती है। वो क्वालिटी इनोसेंस की है, वो क्वालिटी इंटेलिजेंस की है, वो क्वालिटी फ्रीडम की है। तब एक्शन अलग होता है, तब रिलेशनशिप अलग होती है, तब एजुकेशन अलग होती है, तब कम्युनिटी अलग होती है। तब लिविंग इटसेल्फ बिकम्स लर्निंग। लर्निंग का अर्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है। लर्निंग का अर्थ है हर क्षण अपने भीतर और बाहर की मूवमेंट को देखना। बुक्स की अपनी जगह है, नॉलेज की अपनी जगह है, टेक्नोलॉजी की अपनी जगह है, बट साइकोलॉजिकल फ्रीडम किसी बुक से नहीं आती। वह तब आती है जब माइंड स्वयं को पढ़ना शुरू करता है। माइंड इटसेल्फ इज द बुक। उसमें सारी ह्यूमन हिस्ट्री लिखी है। अगर आप स्वयं को पढ़ना जानते हैं तो आप ह्यूमैनिटी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अलग नहीं हैं। आप पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस का हिस्सा हैं। आपका फियर केवल आपका प्राइवेट फियर नहीं है, फियर मनुष्य का है। आपकी लोनलीनेस केवल आपकी नहीं है, लोनलीनेस मनुष्य की है। आपकी एम्बिशन, जेलसी, सॉरो, प्लेजर, ये सब ह्यूमन मूवमेंट है। इसलिए जब आप स्वयं को समझते हैं तो आप केवल योरसेल्फ को नहीं समझते, आप ह्यूमन बीइंग को समझते हैं। और तब कंपैशन पॉसिबल है। कंपैशन किसी आइडियल से नहीं आता। कंपैशन तब आता है जब सेपरेशन कम होती है, जब मैं देखता हूं कि मैं और दूसरा साइकोलॉजिकल रूप से अलग नहीं है। तब रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस आती है, तब केयर आती है, तब इंटेलिजेंस आती है। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं सुपीरियर हूं, तुम इंफीरियर हो, तब कंपैशन इम्पॉसिबल है। जब मैं कहता हूं मेरा बिलीफ सही है, तुम्हारा गलत है, तब कंपैशन इम्पॉसिबल है। जब मैं कहता हूं मेरे लोग और तुम्हारे लोग, तब कंपैशन इम्पॉसिबल है। इसलिए फ्रीडम, इंटेलिजेंस और कंपैशन अलग अलग चीजें नहीं हैं। जहां रियल फ्रीडम है वहां इंटेलिजेंस है, जहां इंटेलिजेंस है वहां कंपैशन है, और जहां कंपैशन है वहां सही एक्शन है। इसीलिए मैं फिर पूछता हूं कि क्या हम इन्फ्लुएंस को देख सकते हैं? क्या हम कंडीशनिंग को देख सकते हैं? क्या हम बिना रेजिस्टेंस, बिना एक्सेप्टेंस, बिना चॉइस के ऑब्जर्व कर सकते हैं? अगर हम ऐसा कर सकें तो शायद एक बिल्कुल अलग वे ऑफ लिविंग पॉसिबल है। एक ऐसा जीवन जिसमें अथॉरिटी साइकोलॉजिकल रूप से नेसेसरी नहीं रहती। एक ऐसा जीवन जिसमें रिलेशनशिप इमेज पर आधारित नहीं होती। एक ऐसा जीवन जिसमें डिसिप्लिन फियर से नहीं, इंटेलिजेंस से आता है। एक ऐसा जीवन जिसमें कम्युनिटी पोजीशन से नहीं, केयर से बनती है। एक ऐसा जीवन जिसमें फ्रीडम कोई आइडिया नहीं बल्कि लिविंग फैक्ट होती है। और ये सब कहीं दूर नहीं है, ये अभी शुरू होता है। जब मैं सुनता हूं, जब मैं देखता हूं, जब मैं रिएक्ट करता हूं, जब मैं हर्ट होता हूं, जब मैं किसी को जज करता हूं, जब मैं किसी से इन्फ्लुएंस्ड होता हूं, अगर उसी क्षण अवेयरनेस है तो लर्निंग है। और जहां लर्निंग है वहां माइंड फ्रेश रहता है। फ्रेश माइंड ही इनोसेंट माइंड है।
और इनोसेंट माइंड ही फ्री माइंड है।